झांसी के रहने वाले रवि नाम के एक इंसान जो कि वहां पे एक जिम ओनर थे, उन्होंने बताया कि कुछ ही साल पहले उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने ही जिम में एक बहुत बड़ी गलती की, जिसका भुगतान उनको कुछ ही समय में करना पड़ा। और ये भुगतान इतना भयानक था और इतना बड़ा था कि इस भुगतान ने उनकी जिंदगी डिस्ट्रॉय करके रख दी। इनफैक्ट जो उनका करियर था वो भी उसके बाद खत्म हो गया। दोस्तों, कभी कभार हम कुछ लोगों के मजे लेते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, ये जाने बिना कि वो किस तरह की सिचुएशन से गुजर रहे हैं या फिर वो क्या करने के कैपेबल हैं। और आज की कहानी आपको कुछ इसी तरह का बताने वाली है, ताकि आप इस तरह की कोई गलती फ्यूचर में ना करो जो कि रवि ने और उनके दोस्तों ने की। इंसिडेंट है झांसी के एक जिम का। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन, मेरा नाम है विकल। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी, स्टेट और कंट्री का नाम लिखना ना भूलें, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। अपना इंसिडेंट किस तरह से शेयर करना है ये जानने के लिए आपको वीडियो के एंड का इंतजार करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। आज का इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया रवि नाम के एक इंसान ने। रवि ने बताया इंसिडेंट है 2016 का। उन्होंने अपना ही एक प्राइवेट जिम ओपन किया था। ये जो जिम ओपन हुआ था वो 2014 में हुआ था। उस दौरान रवि कवारे ही थे। उन्होंने बताया कि वो बहुत अर्ली एज से जिम में वर्कआउट में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड थे। इसी के चलते छोटी उम्र से ही उन्होंने शुरुआत कर दी थी और जब वो 25 साल के हुए तो इतने कैपेबल हो गए थे, इतना नॉलेज था और इतना उन्होंने बॉडी बना ली थी कि वो अपना एक जिम खोल सकते थे। और वही जिम उन्होंने 2014 में खोला। इसके बाद उन्होंने बताया जिंदगी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन 2015 के खत्म होते होते उनका जो जिम था वो बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश्ड हो गया था। काफी लोग आने शुरू हो गए थे, काफी अच्छा सब कुछ चलना भी शुरू हो गया था। लेकिन कुछ भयानक था जो 2016 में होना शुरू हुआ था। उन्होंने बताया 2016 का ये नवंबर मंथ था। इस मंथ के दौरान अचानक से वो और उनके 3 और दोस्त थे जो कि उनके बहुत ही ज्यादा क्लोज थे। इनके नाम थे संदीप, दिनेश और अशोक। इनमें से जो अशोक था वो मैरिड था और बाकी सब के सब कवारे थे। इनमें से जो दिनेश था वो एक ऐसा इंसान था जो सबसे ज्यादा वेट उठाता था, उसकी बॉडी सबसे अच्छी थी और वही सबसे ज्यादा वर्कआउट भी किया करता था। इनफैक्ट ये जिम तो रवि का था, लेकिन ज्यादातर चर्चे यहाँ पे दिनेश के हुआ करते थे। और रवि ने बताया इससे उनको कोई इनसिक्योरिटी नहीं थी क्योंकि रवि और दिनेश बचपन के ही दोस्त थे। खैर, ये वो मोमेंट था 2016 का नवंबर का मंथ, जिस शाम वो जिम के बाद जाते हैं और चिकन खाने का प्लान करते हैं। वो थोड़ा चिकन खाते हैं, मतलब एक ऐसी शॉप थी जहां से वो रेगुलरली चिकन खाया करते थे। वहीं पे वो कुछ चिकन खाते हैं और कुछ अपने घर की तरफ ले जाते हैं। लेकिन रवि ने बताया ये पहला इंसिडेंट था जो उन्होंने नोटिस नहीं किया था, लेकिन उनको सीरियसली लेना चाहिए था। अगली सुबह इन सब दोस्तों की तबीयत बहुत बुरी तरह से खराब हो चुकी थी। अब इसमें क्या था कि उनका पेट खराब हो गया था, वॉमिटिंग उनको होनी शुरू हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि पेट में कुछ बचेगा ही नहीं, जिसकी वजह से उनको रेस्ट करनी पड़ती है। अब उनको ये लग रहा था कि शायद इस चिकन में कुछ था, लेकिन दूसरी तरफ उनकी फैमिलीज ने भी यही चिकन खाया था। तो आखिरकार प्रॉब्लम थी किस चीज में? उन्होंने इन चीजों को इग्नोर किया, ज्यादा सोचा नहीं। धीरे धीरे उनका शरीर रिकवर कर जाता है। रवि ने बताया हालांकि इस दौरान उनको बहुत सारे इस तरह के साइंस मिले थे जिसके चलते उनको शुरू में ही अवेयर हो जाना चाहिए था, लेकिन वो इंतजार करते रहे कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत भयानक होने का। इसके बाद भी उन्होंने एक्सप्लेन करना शुरू किया। उन्होंने बताया कि वो इकलौती दुकान नहीं थी, वो कहीं घूमने जाते तो वहां पे उन्होंने नॉनवेज ट्राई करना शुरू किया, लेकिन प्रॉब्लम वही होती थी। सिर्फ इन चारों दोस्तों का ही पेट खराब होता, इन चारों दोस्तों की ही तबीयत खराब होती। ऐसा लग रहा था कि उनका मुंह किसी ने बांध दिया था कि वो नॉनवेज खा ही ना सके, जैसे ही खाएंगे तबीयत खराब हो जाएगी। अब जब वो घूमने जाते थे उनकी फैमिलीज उनके साथ जाया करती थी। फैमिलीज में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, खाना सब सेम खाया करते, लेकिन इन चारों की तबीयत खराब होती। अब इन चारों ने इन सब चीजों के बारे में सोचना शुरू किया। उनके दिमाग में आ रहा था कि कहीं वो कुछ गलत खा तो नहीं रहे हैं, जिम में कोई प्रोटीन तो नहीं है, कुछ इस तरह की चीज तो नहीं है जिसको वो इनटेक कर रहे हैं और वही उनको खराब लग रही है। लेकिन फिर एक्सेप्शन यही कि जब वो नॉनवेज खाते हैं तब ही क्यों पेट खराब होता है। खैर, रवि ने बताया ये पहली चीज थी। इसको टैकल करने के लिए थोड़े समय के लिए उन्होंने नॉनवेज छोड़ दिया था। लेकिन एक और इंसिडेंट होना शुरू होता है। इसी जिम में आने वाले कुछ लोगों में से रवि के ये दोनों दोस्त थे, दिनेश और अशोक, जो कि अर्ली मॉर्निंग सबसे पहले आया करते थे। उन्होंने एक दिन रवि से एक भयानक इंसिडेंट शेयर किया और वो भी 5 बजे ही रवि को कॉल करके। रवि ने बताया सबसे पहले दिनेश और अशोक आके ही जिम खोला करते थे, वर्कआउट स्टार्ट किया करते थे
और 5:30 बजे के आसपास रवि भी उनको ज्वाइन कर लेते थे। अब वो लेट तक सोते थे और दोस्त उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते थे सुबह वाले क्लाइंट्स को संभालने की, क्योंकि वो जानते थे रवि अक्सर लेट हो जाते हैं। लेकिन इस सुबह जब 5 बजे उन्होंने रवि को कॉल किया तो उन्होंने उसको फटाफट से जिम में बुलाया। अब रवि ने बताया जैसे ही वो जिम पहुंचे वहां पे दिनेश और अशोक उनसे कुछ चीजें शेयर करना शुरू करते हैं। उन्होंने उनको बताया कि असल में जैसे ही उन्होंने जिम का शटर ऊपर किया, अभी जिम का शटर आधा ही ऊपर गया था, उनको ऐसा फील हुआ जैसे जिम के अंदर कोई वर्कआउट कर रहा है या फिर कोई प्लेट्स को या फिर डंबल्स को उठा के यहां से वहां रख रहा है। और जैसे ही शटर आधा खुला था उस दौरान उनको ये भी आवाज आती है जैसे अंदर जिम के कोई गुर्रा रहा है, कोई बहुत बुरी तरह से कुछ अजीब सा रिएक्ट कर रहा है, कोई गुस्से में है, शायद कोई जानवर या फिर कोई इंसान जो बहुत ज्यादा भयानक तरीके से गुस्से में हो, हार्म करना चाहता हो। अब यहाँ पे रवि को ये चीज कहीं से भी डाइजेस्ट ही नहीं हो रही थी कि इस तरह का कैसे हो सकता है। जिम हर पॉसिबल साइड से लॉक्ड था, किसी जानवर का आना अंदर पॉसिबल ही नहीं था। अब उन्होंने रवि के आने के बाद शटर खोला, वो जिम के अंदर जाते हैं और अंदर वो देख के थोड़े से हैरान थे क्योंकि हर चीज अपनी जगह पे ही रखी हुई थी, सब कुछ सिस्टमैटिक था। जिम की लाइट्स ऑफ थी, कोई इंसान अंदर नहीं था, ना ही किसी इंसान के आने की पॉसिबिलिटी थी क्योंकि सब कुछ बंद था। लेकिन जो जिम की मैट थी उस पे मिट्टी वाले पैर लगे हुए थे और वो भी जैसे कोई नंगे पैर जिम के अंदर आया है। रवि ने बताया नंगे पैर जिम के अंदर आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है क्योंकि कोई भी वर्कआउट नंगे पांव नहीं करता। यही सजेस्ट किया जाता है कि नंगे पांव वर्कआउट नहीं करना चाहिए। लेकिन अंदर बहुत सारे पैर लगे थे जिनके नीचे मिट्टी भी थी और मिट्टी वाले ये निशान अलग अलग पांव के साइज के उनको क्लियरली दिख रहे थे। अब यहाँ पे अगर दिनेश और अशोक होते तो वो समझ सकते थे कि शाम को जो वर्कआउट करने आए हैं या फिर इन्हीं के फैमिली के मेंबर्स होंगे जो अंदर घूमे होंगे, जिम देखने आए होंगे या इस तरह का कुछ होगा। लेकिन दूसरी तरफ जब रवि खुद आते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा श्योर थे कि इस तरह का कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि जो रवि की माँ थी जिम बंद होने के बाद जब सब चले जाते थे जिम की सफाई कर दिया करती थी। उन्होंने बताया अभी जिम खोले ज्यादा टाइम हुआ नहीं था, इनकम बहुत ज्यादा थी नहीं, तो काम करने के लिए कोई और नहीं रखा था। घर के ही लोग थे जो चीजें एडजस्ट किया करते थे। हर शाम घर जाने से पहले वो जिम को साफ करते ताकि सुबह जो क्लाइंट्स आएंगे उनको जिम साफ मिले। अब जो उनका पेट खराब हो रहा था चिकन खा के, उसकी तो उनके पास कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन थी कि शायद कोई चीज उनको खराब लग रही हो, लेकिन इसकी वो क्या एक्सप्लेनेशन दे सकते थे। वो खुद नहीं समझ पा रहे थे कि आखिरकार ये सब कुछ है क्या। लेकिन रवि ने बताया उन्होंने इस बात को दबाना चाहा। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये चीज गलत लग सकती है, लेकिन जिस इंसान का ये काम है, जिसको इससे इनकम आ रही है, वो नहीं चाहेगा कि उसकी जगह की बदनामी हो, लोग आना बंद कर दें ये सोच के कि शायद कोई पैरानॉर्मल एंगल है जिसकी वजह से चीजें खराब हो सकती हैं। उन्होंने फटाफट से इसके बाद जिम साफ किया और उसके बाद नॉर्मल रूटीन की तरह ही सब कुछ वैसे ही शुरू कर दिया। लेकिन इसके बाद भी रवि ने बताया ये एक दिन की बात नहीं थी, बल्कि लगातार इस तरह के इंसिडेंट्स उनके जिम में होते रहते थे। रवि ने बताया ये शाम का समय था जिस समय उनका कोई भी दोस्त जिम में उनके साथ नहीं होता था। कुछ क्लाइंट्स होते थे और रवि होते थे जो उनको हैंडल करते थे, उनको चीजें बताया करते थे। उन्होंने बताया इसी दौरान जिम का एक शीशा था जिसके पास सब आके खड़े हुआ करते थे, कभी कभार सेल्फीज लिया करते थे और ज्यादातर भीड़ वहां पे जमी रहती थी। जिम का ही एक क्लाइंट था जो इसी मिरर के आगे बैठ के शोल्डर प्रेस लगा रहा था, लेकिन अचानक से उस इंसान ने महसूस किया जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है जो कि शीशे से उसी को घूरे जा रहा है। अब ये इंसान उनको बहुत क्लियरली दिख रहा था। उस इंसान ने थोड़ी देर तो इग्नोर किया क्योंकि उसको लग रहा था कोई क्लाइंट होगा जो अपने आप को मिरर में देख रहा है। जिम में ये बहुत नॉर्मल सी बात होती है। अक्सर लोग वर्कआउट करने के बाद बॉडी का जो पंप अप होता है उसको नोटिस करने के लिए शीशे में खुद को देखते हैं। ये जो इंसान शोल्डर प्रेस लगा रहा था उसको यही लग रहा था कि शायद कुछ इसी तरह का होगा, लेकिन जब वो लगातार शोल्डर प्रेस करने के बाद भी ये नोटिस करता है कि वो शख्स वहां से हिल नहीं रहा और वो खुद को भी नहीं देख रहा है बल्कि इसी इंसान को देख रहा है जो शोल्डर प्रेस लगा रहा था उसकी आंखों में। तभी उसने डंबल्स रखे और घूम के जैसे ही पीछे देखा, पीछे कोई भी नहीं था। वो शख्स जो उसको शीशे में दिखा था वो तो बिल्कुल भी नहीं था। वो भागता हुआ जाता है रवि के पास। रवि को ये सब कुछ बताता है कि एक ऐसा इंसान उसको शीशे में दिख रहा था जो जिम आता ही नहीं है, उसका चेहरा उसने कभी देखा ही नहीं है और वो उसको घूरे जा रहा था। लेकिन जैसे उसने घूम के देखा वहां पे कोई भी नहीं था। अब रवि ने बताया उसने 1-2 इंसिडेंट तो देखे थे
लेकिन ये उसको लग रहा था कि ये जो क्लाइंट है उसका वहम होगा। उसी तरह से उसने उसको समझाया भी, क्योंकि बाकी किसी के साथ भी इस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ नहीं था, तो बाकी लोग भी इसको मजाक में ले रहे थे। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते कि रात को शायद तुमने ज्यादा पी ली है। इस तरह की चीजें अक्सर होती भी हैं और हम ज्यादातर चीजों को सीरियसली लेते भी नहीं हैं। यहाँ पे भी यही बात होती है, जब सब मेजॉरिटी में मिलकर उसको बोलना शुरू कर देते हैं तो उस इंसान को भी ये यकीन हो जाता है कि ये शायद उसका वहम ही था, कोई रियलिटी नहीं थी, और उसी तरह से वो फिर से वर्कआउट करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे वक्त बीतता जा रहा था और इस तरह के इंसिडेंट्स जो थे वो सामने आते जा रहे थे। रवि ने बताया कुछ ही दिनों के बाद ये जो सिनेरियो था, मतलब जो अंदर पैरों के निशान दिखाई देते थे मिट्टी वाले, वो दिखने बंद हो गए थे 3 से 4 दिन। उनको लग रहा था चीजें बहुत बेहतर हैं, सब कुछ ठीक हो रहा है, और जो कुछ भी था वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए था, जो कि अब सॉर्ट आउट हो चुका है। लेकिन वो जानते नहीं थे कि कुछ भयानक चीजें हैं जो शायद बदल के उनके सामने आने वाली हैं। रवि ने बताया ये वो दिन था जब अशोक और दिनेश सुबह आ नहीं पाए थे जल्दी, क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही थी और इसी के चलते क्लाइंट्स भी शायद देरी से आने वाले थे। लेकिन कुछ क्लाइंट्स थे जो कि गाड़ी में आते थे, और इसी के चलते रवि का ये प्लान था और वो उठता है, वही जाके जिम खोलता है, शटर खोलता है। उसने बताया पिछली रात जब वो गया था, इनफैक्ट पिछली रात ही नहीं, हमेशा ही उनकी आदत थी कि जाने से पहले जिम को सिस्टमैटिकली सेट करना, जैसे साफ सफाई करना, और इसके अलावा हर एक प्लेट को, हर एक डंबल को अपनी सिस्टमैटिक पोजीशन पे रखना। जैसे जो लाइट डंबल होते थे उनको ऊपर और जो हैवी डंबल्स होते थे उनको नीचे, और इसी तरह से प्लेट्स का भी हिसाब होता था। लेकिन जब इस सुबह उन्होंने जिम का शटर अप किया, अंदर जाके लाइट्स ऑन की, तो उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। जो प्लेट्स जिनको वो पिछली ही रात प्रॉपरली सिस्टमैटिकली रख के गए थे, उनमें से जो लाइट वेट वाली प्लेट्स थी वो तो सब अपनी जगह पे थी, लेकिन जो मेटल वाली प्लेट्स थी, सबसे हैवी वाली प्लेट्स थी, वो अपनी जगह पे थी ही नहीं। कोई दरवाजे के पास पड़ी है, कोई जिम के एक कॉर्नर पे पड़ी है। और उसके बाद से, मतलब जब रवि ने पिछली रात जिम बंद किया था, कोई भी अंदर नहीं आया था, कोई सीक्रेट रास्ता नहीं था, हर एक विंडो अच्छे से अंदर से बंद थी, शटर लॉक्ड था और कोई रास्ता था ही नहीं अंदर आने का। रवि ये देख के बहुत बुरी तरह से डर गए थे। लेकिन थोड़ी ही देर में क्लाइंट्स आने शुरू हो जाते हैं। वो भी देखते हैं कि ऐसा पहली बार हुआ है जब ये जो प्लेट्स हैं ये अपनी जगह पे हैं ही नहीं। रवि ने बताया वो सबका दिमाग घुमाना चाहते थे, सबको कंफ्यूज करना चाहते थे। इसी के चलते रवि इन क्लाइंट्स को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। वो उनको कहते हैं कि असल में ये सब कुछ मैंने खुद ही ऐसे छोड़ा है, क्योंकि मैं चाहता था जब अगली सुबह तुम आओ तो तुम्हारा वार्म अप जो है वो इन प्लेट्स के थ्रू ही हो। स्ट्रेचिंग करो और उसके बाद इन प्लेट्स को अपनी अपनी जगह पे री-रैक करना। अब ये बात जो थी ये कहीं ना कहीं क्लाइंट्स को तो समझ आ गई थी। उन्होंने रवि की इस बात को मान भी लिया था। लेकिन उसके बाद रवि ने बताया उनका जिम में ध्यान लग ही नहीं पा रहा था। बस दिमाग में यही सब घूमे जा रहा था कि आखिरकार ये सब कुछ हुआ तो हुआ कैसे। बहुत भयानक चीज थी, लेकिन बात वही थी कि अगर वो सबसे शेयर करते, बात घूम फिर के अगर क्लाइंट्स तक पहुंचती, तो बहुत सारी क्लाइंट्स जिम छोड़ जाते और इससे उनको नुकसान होना शुरू हो जाता। रवि ने कोई ऑल्टरनेट भी नहीं रखा था अपने लिए। वो सिर्फ वर्कआउट जानते थे और जिम चलाना जानते थे और वही वो कर रहे थे। इससे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते थे। उन्होंने बताया कि मैं गलत था वहां पे, हो सकता था मुझे सबको बताना चाहिए था ताकि कोई और इंसान इन चीजों से हार्म ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं हर इंसान ऐसे मोमेंट पे सेल्फिश हो जाता है। रवि के साथ भी कुछ इसी तरह का हुआ था। अब ये वाली सिचुएशन तो रवि ने जैसे तैसे संभाल ली थी, लेकिन आगे और भी सिचुएशंस आने वाली थी जो इंटेंस होने वाली थी और उनको संभालनी भी थी। रवि ने बताया ये सब कुछ तो होता है। अब अगले दिन का एक और इंसिडेंट था। अगले दिन उनके तीनों दोस्त आए हुए थे, संदीप, दिनेश और अशोक। संदीप जो था वो थोड़ा सा देरी से आता था। जब तक वो पहुंचा, अशोक और दिनेश जो थे वो जाके अपना वर्कआउट कर रहे थे। मतलब जो हैवी लिफ्ट्स थे वो बेसिकली उन्होंने जिम के एंड में रखे हुए थे। एंट्रेंस पे ही साइकिलिंग थी, ट्रेडमिल थी, मतलब उस तरह की चीजें जिससे इंसान वार्म अप कर सके। अब यहां से होता क्या है, संदीप जिम के अंदर आता है, साइकिलिंग शुरू कर देता है जो कि दरवाजे के पास ही थी। उन्होंने अचानक से बताया कि उनको बहुत जोर से उनकी माँ की आवाज सुनाई दी, जैसे वो उनको बुला रही हो कि संदीप बाहर आना, थोड़ा काम है। एक बार तो संदीप ने इग्नोर किया, लेकिन ये आवाज उनको फिर से सुनाई दी। उन्होंने आसपास देखा कि क्या ये आवाज किसी और को भी सुनाई दी है, लेकिन जिम में हर एक इंसान अपने वर्कआउट में कहीं ना कहीं लगा हुआ था। किसी ने हेडफोन पहने हुए थे तो कोई अपनी बातों में मगन था। संदीप को लगता है कि शायद सच में उनकी माँ बाहर खड़ी हैं, लेकिन सब लोग अपने अपने में बिजी हैं
या फिर उनका नाम किसी ने नहीं बुलाया है, इसी के चलते उन्होंने ध्यान नहीं दिया। संदीप उठते हैं, दरवाजे के बाहर की तरफ भागते हैं। रवि ने बताया असल में जो संदीप है उनके पिता की तबीयत खराब रहती थी और जो उनकी माँ है वो इतनी अच्छी से पढ़ी लिखी नहीं थी, इसी के चलते उनको फोन का इस्तेमाल करना नहीं आता था। अब यहाँ से संदीप को लगता है कि घर पे कोई इमरजेंसी तो नहीं आ गई, इसी के चलते वो दरवाजा खोलता है और बाहर जाता है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। रवि ने बताया ये नॉर्मल बात थी, डरने वाली बात तो थी, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान एक्सेप्ट कर सकता था, वो आके रवि से शेयर कर सकता था। लेकिन इसके बाद संदीप से अंदर आया ही नहीं गया। रवि को शीशे से सब कुछ दिखाई दे रहा था बाहर कि जो संदीप है वो किसी तरह की घबराहट में है। वो जाता है, शीशा खोलता है, बाहर देखता है तो संदीप को लिटरली चक्कर आ रहा था, वो गिर जाता है बाहर ही। उसको उठाया जाता है। रवि जिसका घर सबसे पास था वो उसको अपने घर में लेके जाता है, वहां पे थोड़ी देर रेस्ट करवाता है और आंखें खोलने के बाद जब पूछा जाता है तो वो सब कुछ एक्सप्लेन करता है, लेकिन ये भी कहता है कि जैसे उसने दरवाजा खोला वो बाहर गया तो बाहर था तो कोई नहीं, लेकिन उसको ऐसा लगा जैसे कोई एनर्जी है जो उसको हिट की है। उसकी दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई, दिमाग बहुत तेज चलने लगा और अचानक से उनको पता ही नहीं चला कि कब आंखें बंद हुई और वो गिर गए। ये अपने आप में एक भयानक चीज थी। एक फिट इंसान जो कि जिम लगातार आ रहा है, अपनी फिटनेस का ध्यान रख रहा है, उसके साथ इस तरह का कुछ भी होना अपने आप में अनफॉर्चुनेट था। वो कहीं ना कहीं ये भी जानते थे कि ये कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि कुछ पैरानॉर्मल भी हो सकता है। रवि ने बताया ये सारी चीजें वो टैकल कर रहे थे। उन्होंने अपने दोस्तों को समझाया था कि अगर किसी क्लाइंट के साथ कुछ होता है तो उसको कहीं ना कहीं से मैनिपुलेट करके ये आवाज बाहर मत जाने देना, ये चीजें बाहर मत निकलने देना, और अगर तुम्हारे साथ कुछ होगा तो उसको बेयर कर लेना, क्या ही कर लेगा कुछ, क्या ही हो जाएगा। मीनवाइल उन्होंने मंदिरों में जाना शुरू कर दिया था आसपास कि कहीं ना कहीं कोई सोल्यूशन मिल जाए, कोई इस तरह का शख्स उनको मिल जाए जो इन चीजों का इलाज कर दे। और इसी के चलते रवि ने बताया कुछ लोगों से उनका टाकरा हुआ भी, लेकिन वो लोग उस तरह के थे जो सिर्फ पैसे खाना जानते थे, उनके बस की बात ही नहीं थी। रवि ने बताया उनकी कोशिश इस तरह की थी कि अगर इस तरह का कोई भी इंसान उनको मिलेगा तो सारी चीजें खुल के उसको बताएंगे नहीं, कुछ बताएंगे और कुछ पूछेंगे। अगर सामने वाला इंसान सच बताता है तो समझ लो कि वो सच में उनका इलाज कर सकता है, अगर नहीं बता पाता तो समझ लो वो ढोंगी है। और इसी तरह के ढोंगी लोग ही उनको इनिशियली मिल रहे थे। लेकिन इसके अलावा कुछ इंसिडेंट्स थे दूसरी तरफ जो कि और भी ज्यादा बढ़ते जा रहे थे। रवि ने बताया उन्होंने और उनके दोस्तों ने ये नोटिस करना शुरू किया था कि जब भी इस तरह का कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट होने वाला होता था, किसी के साथ कोई भयानक चीज होती थी, उससे पहले जिम में और जिम के आसपास एक अजीब सी स्मेल थी जो बहुत ही ज्यादा तीखी होती थी, बहुत ही ज्यादा तेज होती थी और अचानक से आनी शुरू हो जाती थी। शुरू में कुछ लोगों को लगा था कि शायद ये किसी पर्टिकुलर का परफ्यूम हो सकता है, लेकिन ये स्मेल शाम को भी आती थी, दिन में भी आती थी, और जो क्लाइंट्स थे वो दिन वाले अलग थे, शाम वाले अलग थे। पॉसिबल ही नहीं था कि ये स्मेल जो थी वो किसी पर्टिकुलर इंसान से आए। स्मेल इस तरह की लगती थी जैसे गीला लेवेंडर हो और उसके साथ जलाया हुआ सरसों का तेल हो। ये दोनों स्मेल मिक्स होके बहुत ही ज्यादा तेजी से और बहुत ही तीखे तरीके से जिम में फैलना शुरू हो जाती थी, और उसके बाद ही इस तरह का कोई ना कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ करता था। ये जो ट्रिक थी उन्होंने सॉल्व कर ली थी। उनको समझ आ गया था कि जब ये स्मेल आएगी उसके बाद कुछ भयानक हो सकता है, कुछ पैरानॉर्मल हो सकता है और हमें इसको संभालना है। अब इसके बाद रवि ने बताया ये जो इंसिडेंट्स थे ये जिम में हो रहे थे। अब ये जो पर्टिकुलर थे, स्पेसिफिकली ये जो चारों लोग थे, संदीप, दिनेश, अशोक और रवि, इनके साथ ये चीजें होनी शुरू हो गई थी, पर्टिकुलरली बारी बारी से। सबसे पहले दिनेश, मैंने आपको बताया सबसे अच्छी फिजिक उसी की थी, सबसे ज्यादा वेट लिफ्ट वही किया करता था, और उसके साथ कुछ इंसिडेंट्स होने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही वो जिम के अंदर एंटर करता, उसकी बॉडी अचानक से बहुत ही ज्यादा ढीला फील करती। उसको ऐसे लगता था कि उससे वजन उठाया ही नहीं जाएगा। वो बहुत ही ज्यादा वीक फील करता था और कहीं ना कहीं उसका वेट भी कम होता जा रहा था। दिनेश ने अपने बहुत सारे टेस्ट भी करवाए इसके बाद, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई बीमारी हो, सामने तो आए। इस तरह का कुछ भी नहीं था और ये जो चीजें थी ये कॉन्टिन्यूटी में होती जा रही थी। एक चीज थी, रवि ने बताया, जो दिनेश ने नोटिस करनी शुरू की, और ये चीज ये थी कि जैसे ही वो जिम के अंदर आता था, एंट्री लेता था, उसी दौरान वो वीक महसूस करना शुरू कर देता, डरा हुआ महसूस करना शुरू कर देता। और इसके बाद जब वो वीक हो गया था तो उसने घर में ही कुछ दिन बिताए, और इस दौरान वो बिल्कुल ठीक था, कोई भी प्रॉब्लम उसको थी ही नहीं। कहीं ना कहीं ये सब कुछ रिलेट हो रहा था कि दिनेश और जिम जब दोनों एक साथ मिलते हैं
तभी कुछ भयानक होता है। और इस चीज को टैकल करने के लिए दिनेश एक दिन पास ही के दूसरे जिम में गया जो रवि का जिम नहीं था, ऐसे ही थोड़ा सा वर्कआउट करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, वार्म अप करने के लिए। ये जो जिम ऑनर था ये दिनेश को काफी अच्छे से जानता था, इनफैक्ट उसके पैर छूता था। तो वो वहां पे जाता है और वर्कआउट करता है। दिनेश को महसूस होता है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है, जो भयानक चीजें उसके साथ हो रही हैं वो रवि के जिम में ही हो रही हैं। हालांकि पहली बार तो उसने ये सोचा था कि शायद वो ठीक हो गया है, लेकिन अगले दिन जब वो रवि के जिम में गया तो फिर से चीजें उसी तरह से। अब ये था दिनेश जिसके साथ ये पहला इंसिडेंट हुआ था, लेकिन आखिरी नहीं था। बाकियों के साथ भी कुछ इंसिडेंट्स होने शुरू हो जाते हैं। अगला इंसिडेंट जो हुआ था वो संदीप के साथ हुआ। रवि ने बताया उसकी वाइफ ने कंप्लेन करना शुरू किया था कि कुछ रातें अचानक से उसको आवाज आती है जैसे कोई उसके घर के बाहर भाग रहा है, दौड़ रहा है, उन्हीं के बेडरूम के बाहर। अब जब उनकी नींद खुली, अचानक से उन्होंने महसूस किया कि जो संदीप है वो उनके साथ सो ही नहीं रहा है, इनफैक्ट वो उनके कमरे में ही नहीं है। जब उन्होंने आसपास देखना शुरू किया तो जैसे ही वो दरवाजा खोलती हैं, बाहर देखती हैं, दरवाजे के बाहर ही वो वर्कआउट कर रहा था, पुशअप्स, स्क्वाट्स और इसके अलावा रनिंग करने की प्रैक्टिस। ये जो चीजें थी ये पॉसिबल नहीं थी कि रात के समय इंसान इस तरह का कुछ करे, और वो भी 2 से 2:30 बजे के बीच में। लेकिन एक और चीज थी, उसकी वाइफ ने बताया उसकी आंखें बंद थी, ऐसा लग रहा था उस पे किसी ने वशीकरण किया है या वो किसी तरह के पोजेशन में है। अब इसके बाद अशोक की वाइफ उसको हिलाती है, जोर जोर से झाड़ना शुरू करती है ताकि वो अपनी सेंसेस में आए, और थोड़ी देर में उसकी जो मेहनत थी वो रंग भी लाती है। अशोक अपनी सेंसेस में आता है और सेंसेस में आते ही खुद को वहां पे देख के हैरान था। अपनी वाइफ को पूछता है कि मैं यहाँ कैसे आया, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, हम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं और असल में हुआ क्या। वाइफ के पास कोई एक्सप्लेनेशन थी नहीं, अशोक के साथ जो हुआ था उसको याद था नहीं, तो आखिरकार ये था क्या यही वो जानते नहीं थे। अब जो अगला इंसिडेंट हुआ वो हुआ संदीप के साथ। संदीप जो था वो दिनेश के साथ हार्ड ट्रेनिंग किया करता था, बहुत ज्यादा वेट लिफ्टिंग किया करता था। इसी के चलते उसके जूते जो थे वो बहुत जल्दी फट जाते थे। उसने क्या किया, उसके पुराने जूते थे जो कि उसने एक दिन जिम से वापस जाते जाते फेंक दिए और वो नए जूते लेके अपने घर की तरफ गया। लेकिन यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई। संदीप जैसे ही अगली सुबह वर्कआउट करने के लिए उठा, जिम जाने के लिए उठा, उसने अपनी खाने वाली चीजें खाई और उसके बाद अपने कपड़े चेंज कर रहा था। जूते पहनने जैसे ही जाता है तो वो देख के हैरान था, नए जूतों के डब्बे के पास ही उसके पुराने जूते पड़े हुए थे जो उसने पिछली ही सुबह जिम से आते हुए फेंक दिए थे। इसके अलावा इन जूतों पे फ्रेश मिट्टी लगी हुई थी और मिट्टी के ही मार्क्स कुछ थे जो कि उसके दरवाजे से इन जूतों तक आते हुए नजर आ रहे थे। ये कैसे पॉसिबल था? ये सबसे भयानक इंसिडेंट था जो कि अभी तक का इन सब के साथ हुआ था। वो जाके रवि को एक्सप्लेन करता है, ये बात इन चारों दोस्तों में फैलती है और इसके बाद फिर से वो उसी तरह से कोई बाबा, कोई तांत्रिक ढूंढना शुरू कर देते हैं जो उनकी किसी तरह से मदद कर सके, किसी तरह से उसको इन चीजों से बाहर निकाल सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक ऐसा हो ही नहीं पा रहा था। रवि ने बताया इस सब के दौरान उन्होंने कुछ और भी नोटिस करना शुरू किया था। कुछ गायें थी, कुछ बैल थे जो कि इस जगह को क्रॉस किया करते थे, मतलब आवारा थे। वो उनके जिम के रास्ते से होके जाया करते थे। बहुत बार उन्होंने देखे थे। उन्होंने क्या नोटिस किया कि रात के समय उनके जिम की तरफ देख के बहुत सारे जो कुत्ते हैं वो भौंकते रहते हैं, रात भर भौंकते रहते हैं। और रवि का घर पास में ही था, इसी के चलते वो अक्सर मिडनाइट उनको भगाने के लिए उठते थे क्योंकि उनका भौंकना उनकी नींद को खराब करता था। इस दौरान उन्होंने क्या नोटिस करना शुरू किया था, ये जो जानवर थे जो कि जाया करते थे, क्रॉस किया करते थे उनके जिम वाले रास्ते को रात के समय, क्योंकि रात के समय लोग सोते थे और वो कहीं भी किसी के भी खेतों में घुस जाते थे। उस दौरान उन्होंने नोटिस किया कि ये जो जानवर थे ये जिम का जो रास्ता है या फिर जिम जहां पे आता है उससे पीछे ही बैठे रहते हैं। और जब सुबह होती है, सूरज निकलने वाला होता है, उस दौरान ये जानवर जिम को क्रॉस करते हैं। कुत्ते रात भर भौंकते थे जिम को देख के, जानवर जिम को क्रॉस करने के लिए सुबह का इंतजार करते थे। इस तरह का कहाँ होता है, कहाँ आपने सुना होगा। लेकिन एक चीज है जिसके बारे में सब जानते हैं। ऐसा माना जाता है जो पैरानॉर्मल एंटिटीज होती हैं, भयानक चीजें होती हैं या ब्लैक मैजिक होता है, इन चीजों को जानवर सेंस कर सकते हैं, इंसान नहीं। और शायद वैसा ही कुछ वहां पे हो रहा था। रवि ने बताया उन्होंने प्लान कर लिया था एक जगह के बारे में, क्योंकि उन्होंने थोड़ी सी रिसर्च की और उसके बाद उनको बालाजी धाम के बारे में पता चला था। उनको पता चला कि वहां बहुत सारे इस तरह के साधु तांत्रिक उनको मिल जाएंगे जो उनकी मदद करेंगे। लेकिन जाने से पहले एक इंसिडेंट और था जो रवि के साथ हुआ। रवि ने बताया अक्सर
कई बार उनको ये महसूस होने शुरू हो गया था कि उनका जो कमरा है, क्योंकि वो कुंवारे थे तो अकेले सोते थे, उनको ये लगता था कि उनके सामने बैठ के कोई खड़ा होता है। एक अजीब सी प्रेजेंस जो महसूस हो जाती है। आप भी अगर अपने बेडरूम में सोते हैं तो आपको पता होगा, कोई चीज हिले, कोई आसपास से गुजरे तो इंसान को समझ आ जाता है, एक अजीब से इंट्यूशंस आने शुरू हो जाते हैं। रवि के साथ भी कुछ इसी तरह का होता था। उन्होंने बताया, चीजें इंटेंस तो तब होनी शुरू हो गई थी जब उनको ये लगता था कि उनके बिस्तर के एज पे, जहां पे उनके पांव होते हैं, वहां पे कोई बैठता है। जो उनका गद्दा था बिस्तर का, वो वहां से स्क्वीज होता था, प्रेस होता था, और उनको ये क्लियरली महसूस होता था। वो बहुत डर चुके थे। इसी के चलते अपने दोस्तों के साथ प्लान करते हैं और इसी बालाजी धाम की तरफ निकल जाते हैं। उन्होंने बताया, उनका प्लान इस तरह का था, मंदिर के अंदर जाएंगे, कोई तांत्रिक साधु उनको जो मिलेगा उससे वो मदद मांग लेंगे, लेकिन इससे पहले वो मंदिर के अंदर एंटर करें। गाड़ी उन्होंने अपनी पार्किंग पे लगाई और मंदिर के गेट के पास पहुंचने से पहले ही एक शख्स उनको मिला। उन्होंने बताया कि उस शख्स ने ऐसी बातें कही कि वो अंदर तक जा ही नहीं पाए। उसी पे भरोसा करके उसी से इलाज करवाना शुरू कर देते हैं। जैसे वो चारों दोस्त इस गेट के अंदर की तरफ जा रहे थे, उस इंसान ने इनको देखते ही बोला कि क्या हुआ, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रही। चारों दोस्तों ने सुना और वो सन्न रह गए सुन के। जिसके बाद वो इस साधु के पास पहुंचते हैं, बोलते हैं कि आखिरकार आप कहना क्या चाहते हैं। वो कहता है, मैं जानता हूं तुम चारों के साथ जो हो रहा है, इनफैक्ट कुछ शक्तियां हैं जो अभी भी तुम्हारे सर के ऊपर ही घूम रही हैं, तुम्हें नहीं दिख रही, लेकिन मैं जानता हूं। अब उनको कहीं ना कहीं इस शख्स पे भरोसा हो जाता है, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि अगर कोई इंसान किसी तरह का गेस करता, तुक्का लगाता, तो वो ऐसा बोल सकता था कि कोई एक इंसान पोजेस्ड है, कोई दो इंसान पोजेस्ड हैं। उसको कैसे पता कि चारों के साथ भयानक चीजें हो रही हैं। इसके अलावा इसने रवि को देख के ये भी बताया कि तेरे घर के पास की जगह है जहां पे ये सब कुछ होता है, मैं झूठ बोल रहा हूं तो बता दे। वो फिर से सन्न रह गए कि एक इंसान को इस तरह की चीजें कैसे पता हो सकती हैं। यहाँ पे रवि ने बताया कि वो चाहते थे सोल्यूशन। वो बहुत परेशान हो चुके थे, रवि का करियर था ये। इसी के चलते वो इस इंसान से पूछना शुरू करते हैं कि आखिरकार ये सब कुछ हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है और इसका सोल्यूशन क्या है। ये इंसान उनको कहता है कि मैं कुछ चीजें तुम्हें बताऊंगा, लेकिन उसके बाद इलाज करवाने के लिए मुझे तुम्हें अपने घर साथ लेके चलना पड़ेगा। इलाज का जो प्रोसेस होगा वो 1 हफ्ते का होगा। 1 हफ्ते तक कुछ चीजें होंगी और उसकी जो कीमत होगी 51,000 रुपए होगी। और इसके अलावा डेली मतलब 7 दिन ये पूजा चलेगी, ये प्रोसेस चलेगा, और इन 7 के 7 दिन एक मुर्गे की बलि दी जाएगी, इस बाबा को ठहरने की जगह दी जाएगी और इसकी सेवा की जाएगी। जो कुछ उसको चाहिए होगा वो दिया जाएगा। अब रवि ने बताया उनको सोल्यूशन तो चाहिए था, लेकिन 2016 में 51,000 ऊपर से इस बाबा के ऊपर खर्चा और जो इस अनुष्ठान में लगना था वो अलग से, वो शायद बेयर नहीं कर सकते थे। कम से कम एक दोस्त के हिस्से 25-25, 30-30 हजार आता और शायद बाकी दोस्त ये बेयर करते भी नहीं, रवि को ही ज्यादा पैसे देने पड़ते। इसी के चलते वो इस बाबा से पूछते हैं कि आखिरकार कुछ तो बताओ कि किस वजह से हो रहा है, क्या रीजन है। ये बाबा उनको अपने साथ एक झोंपड़ी में लेके जाता है जो पास ही में बनी हुई थी। वहां पे उन सबको बैठाता है। रवि को कहता है कि तेरे साथ चीजें ज्यादा भयानक दिख रही हैं, अपना हाथ आगे कर। रवि का हाथ उसने पकड़ा और पकड़ के थोड़ी देर बैठा रहा। उसके बाद उसने बताया, एक औरत नजर आ रही है, ऊ नाम से औरत, और इसके साथ तुमने कुछ गलत किया था। अब जैसे ही इस इंसान ने कहा, रवि ने बताया उनके होश उड़ गए थे, रोंगटे खड़े हो गए थे। सिर्फ रवि के नहीं, उनके तीनों दोस्तों के भी, क्योंकि जैसे ही ऊ नाम आया उनका दिमाग एक जगह पहुंच गया था। और यह नाम ऊ से कुछ और नहीं बल्कि ऊषा था। इस औरत को वो काफी अच्छे से जानते थे और ये भी जानते थे कि उन्होंने उसको किस तरह से तड़पाया है, क्या गलत किया है। और ये बातें सारी की सारी सच उनको इसलिए लग रही थी क्योंकि ये सब कुछ जब ये भयानक इंसिडेंट्स होने शुरू हुए थे उससे कुछ दिन पहले ही हुआ था। अब कौन थी उषा, क्या था इस सब का लेना देना, ये मैं आपको बताऊं। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि रवि ने यहाँ पे ये प्लान किया था कि इस बाबा को जो भी उसने बताया उसकी एक फीस दी जाए, 1100 रुपए उसको वो देते हैं और उसका कॉन्टैक्ट नंबर ले लेते हैं, ये कहते हुए कि वो घर पहुंचेंगे, सबके साथ प्लान करेंगे फैमिली के साथ, और उसके बाद फोन करके उनको अपने पास बुला लेंगे। सामने वाले इंसान को भी लग रहा था कि पॉसिबिलिटी है। 1100 रुपए उसको पहले ही मिल गए थे और रवि यहाँ से वापस जाते हैं। अपने दोस्तों के साथ वो प्लान करते हैं कि वो उषा के पास जाएंगे, उससे माफी मांगेंगे और कहेंगे जो कुछ वो चाहती है वो करेंगे। लेकिन आखिरकार ये उषा थी कौन और उनके साथ उसने ये सब कुछ किया क्यों था। रवि ने बताया 2015 के एंड में उषा नाम की ये जो लड़की थी जिसकी उम्र यही 24 से 25 साल ही रही होगी, वो उनके जिम आना शुरू करती है। उसकी उम्र काफी थी
उसके पास पैसे भी ठीक ठाक थे, मतलब फाइनेंशियली उनका बैकग्राउंड ही बहुत अच्छा था। लेकिन जो उसकी हरकतें थी कुछ कुछ बचकानी थी, मतलब उसको बातें करना बहुत पसंद था। इजीली शायद वो मर्दों की तरफ अट्रैक्ट भी हो जाती थी, क्योंकि शायद वो सिंगल भी थी। और इसी के चलते इनमें से रवि के साथ, अशोक के साथ, दिनेश के साथ उसकी बातें भी हो जाया करती थी। इसके अलावा उसको खाना बनाने का बहुत शौक था। कभी वो इन चारों दोस्तों के लिए कुछ खाने के लिए लेके आती, कभी कभार कुछ मीठा बना के लेके आती और कभी कभार कुछ पीने के लिए। मतलब वो उनको हर तरह की सहूलत दे रही थी और शायद वो दिल से इनसे दोस्ती भी करना चाहती थी। लेकिन दूसरी तरफ रवि ने बताया कि वो कहीं ना कहीं बचपने में उसके मजे लेने शुरू कर देते हैं। मतलब जब वो आती उसका मजाक उड़ाना उसकी पीठ पीछे, और कभी कभार तो उसको कॉल कर देनी, उसकी कॉल की रिकॉर्डिंग कर लेनी और उससे ऐसी ऐसी बातें करना जो कि किसी न किसी तरह से बेवकूफ़ी नजर आए, और वो सिर्फ उसके मजे लिया करते थे। रवि ने बताया ये सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। उषा को इस बारे में कोई खबर भी नहीं थी। लेकिन इस सब के बाद कुछ ऐसा हुआ जो रवि को और उनके दोस्तों को नहीं करना चाहिए था। रवि ने बताया एक कॉल रिकॉर्डिंग थी जो कि उषा के साथ उनकी थी, चारों दोस्तों की थी, और उस कॉल रिकॉर्डिंग में कुछ ऐसे शब्द भी थे जो रवि ने हमसे शेयर नहीं किए, और ना ही मैं चाहता हूं रवि हमसे शेयर करे, लेकिन वो बहुत आपत्तिजनक थे। और इन्हीं शब्दों की वजह से वो कॉल रिकॉर्डिंग जो थी उन्होंने अपने दोस्तों को भेजी, और दोस्तों से दोस्तों को, और थोड़ी ही देर में उनके एरिया में ये ऑडियो जो थी वो वायरल होनी शुरू हो गई थी। लेकिन इस ऑडियो के साथ उन्होंने वीडियो भी रिकॉर्ड की थी उस फोन की जिस फोन से उन्होंने फोन किया था उषा को, और उसमें उषा का नंबर भी विजिबल था। बहुत सारे लोगों ने इसके बाद उषा को फोन करना शुरू कर दिया। ये वीडियो उषा तक पहुंची और वह समझ गई थी कि ये वीडियो रिकॉर्ड किसने की है, ये ऑडियो वायरल किसने की है। बहुत सारे लोगों ने उसको परेशान किया कॉल करके, बस उसी तरह की बातें वो करना चाह रहे थे, उसको परेशान कर रहे थे। और ये जो चीज थी, रवि ने बताया, जब उन तक पहुंची तो उनको भी बहुत बुरा लगा था। लेकिन ये जो चीजें होती हैं सोशल मीडिया पे, जो चीज एक बार सर्कुलेट हो जाती है उसको वापस लाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। और यही सिनेरियो यहाँ पे उषा के साथ भी हो गया था, और उसके बाद से उसने जिम जाना ही बंद कर दिया था। लेकिन इस सब के बीच रवि ने बताया कि ये ऑडियो जो वायरल हुई थी उसके बाद भी 2 दिन तक उषा जिम आती रही थी। उनको पता ही नहीं था कि उषा तक ये ऑडियो पहुंची कब और इतनी लेट कैसे पहुंची। और इस दौरान वो उनको खाने के लिए मिठाइयां भी लेके आती थी दोनों के दोनों दिन। अब उनको लग रहा था कि कहीं इसी मिठाई में कुछ गड़बड़ तो नहीं थी। उनका प्लान इस तरह से था कि वो उषा के पास जाएंगे। वो वापस पहुंचते हैं और उषा को फोन करते हैं। उषा पहले तो फोन नहीं उठाती, फिर फाइनली वो फोन उठाती है तो रवि बार बार उसको ये कहता है कि वो एक बार उनसे मिलना चाहता है, अगर वो चाहे तो किसी फैमिली मेंबर को साथ ले आए, उसको किसी तरह की इनसिक्योरिटी है तो। रवि ने बताया ये स्टेप उन्होंने इसलिए लिया था कि कहीं ना कहीं वो जानते थे कि जो उषा है वो दिल की बहुत सॉफ्ट है, उसमें बचपना है, लेकिन वो अच्छी भी काफी है, और वो रिक्वेस्ट करेंगे तो वो मिलने आ जाएगी। इसी के चलते रवि ने बताया फाइनली वो मिलते हैं, उनसे बार बार सॉरी मांगते हैं कि जो गलती उन्होंने की है उसके लिए वो बहुत शर्मिंदा है। लेकिन जो चीजें सर्कुलेट हो गई थी वो उन्होंने नहीं की, गलती से हो गई, किसी एक के थ्रू निकल गई थी शायद। इसी बात के चलते पहले तो बहुत बहस होती है, उषा भी उनको डांटती है, गालियां भी निकालती है, लेकिन उसके बाद इवेंचुअली शांत हो जाती है। वो उनको कहती है कि तुम चले जाओ, मैं कल तुमको कुछ खाने को दूंगी, वो खा लेना, चीजें बेहतर हो जाएंगी। रवि ने बताया वो बहुत सारी चीजें कर सकते थे, उषा को बदनाम कर सकते थे इन चीजों के लिए, लेकिन उन्होंने चुप रहना सही समझा, क्योंकि वो जानते थे कि उषा ने जो दुख देखा था उसका शायद 10% भी उन्होंने नहीं देखा था। कुछ भयानक चीजें उनके साथ हुई थी, लेकिन जो प्रताड़ना उषा के साथ हुई थी वो उनके साथ नहीं हुई थी। इसी के चलते उषा अगले दिन उनको मिलने के लिए बुलाती है, एक टिफिन हैंड ओवर करती है। ये टिफिन लेके रवि अपने जिम में पहुंचते हैं। रवि ने इस टिफिन में रखी मिठाई खाई, बाकी तीनों दोस्तों को भी खिलाई, और उसके बाद उषा के साथ उन्होंने फोन पे बात भी की। उषा ने बताया जो कुछ भी हुआ वो बहुत गुस्से में हुआ था, तुम लोग अब बेहतर हो, चीजें बेहतर रहेंगी और तुम लोग टेंशन फ्री होके अपना काम कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन एक चीज है जो मैं ठीक नहीं कर सकती। अब ये चीज क्या थी वो रवि जानना चाहता था। उषा रवि को कहती है कि बेहतर होगा तुम कोई और प्रोफेशन ढूंढ लो, क्योंकि ये जो जिम है और तुम्हारा और जिम का कनेक्शन है वो मैंने हमेशा के लिए बांध दिया है। इसका जो सोल्यूशन है वो मैं खुद भी नहीं कर सकती, क्योंकि जिस शख्स से मैंने ब्लैक मैजिक करवाया था, ये वशीकरण करवाया था, ये वो शख्स जो है उसकी अपनी ही मौत हो चुकी है और वो नहीं जानती सोल्यूशन होगा कैसे। रवि ने बताया इसके बाद उन्होंने उषा की बात सुनी, जिम उन्होंने बंद कर दिया, और उसके बाद वही जो उनकी शॉप्स थी वो उन्होंने रेंट पे दे दी, और इसके अलावा वो बाहर जॉब करने चले गए। रेंट से उनको पैसे आते रहे, जॉब से उनकी लाइफ चलती रही, और अब इस इंसिडेंट को लगभग 10 साल हो गए हैं।
रवि ने बताया उनकी शादी हो गई है, बाकी दोस्तों से मिलना जुलना बहुत कम होता है, लेकिन उनकी जिंदगी पीस में है, सब कुछ बहुत अच्छा है। बस दुख है तो एक बात का कि उन्होंने उषा के साथ गलत किया और उसकी वजह से जिस चीज से उनको प्यार था, जो चीज उनको सबसे अच्छे से आती थी, वो उनको छोड़नी पड़ी हमेशा के लिए। दोस्तों कभी कभार इस तरह की चीजें होती हैं, मतलब हम अनजाने में बचपने में कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं जो कि दूसरे इंसान के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होती हैं, और वो दूसरा इंसान रिवेंज लेने के चक्कर में कभी कभार इतना अंधा हो जाता है कि वो ये नहीं देखता कि वो क्या करवा रहा है दूसरे इंसान से बदला लेने के लिए। और यही सब कुछ इस इंसिडेंट में भी हुआ था। तो आप लोग इन चीजों के लिए अवेयर रहें। कोई इंसान है जो थोड़ा सा बचपने में है, जो थोड़ा सा दिल से साफ है, लेकिन कुछ भी कह देता है, तो माफ करना सीखिए। किसी के मजे मत लीजिए, क्योंकि हो सकता है कोई भी मर्द आने वाले समय में रवि बन जाए और कोई भी औरत आने वाले समय में उषा बन जाए। आई रियली होप आपको हमारे इंसिडेंट से कुछ सीखने को मिलता है, एंड आई रियली होप आपको हमारी वीडियोस पसंद भी आते हैं। वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, हाइप करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम जरूर लिखें। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है कि हमारी जो ऑडियंस है, हमारी जो फैमिली है, वो कितनी बड़ी होती जा रही है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हमारी अभी भी 74% जो ऑडियंस है उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर बेल आइकन पे प्रेस नहीं किया है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं चाहता नहीं लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप में से किसी के भी साथ इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ है, आपके साथ, आपके किसी रिलेटिव, नॉन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर के साथ, जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुंचाऊं, जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही अगर वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो अपने इंसिडेंट आप हमें DM भी कर सकते हैं। आप सब अपना ध्यान रखें। सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।